हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। देखिए आज के इस लेक्चर में जो ये लेक्चर होने वाला है, इसमें अपन पढ़ाने वाले हैं आपको मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है। इन पांचों चीज के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है और इजी वे में इसको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका, और इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना, ऑन द स्पॉट सोल्व कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसको बोलेंगे मास। अगर मैं आपसे कहूं कि मास क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं कि व्हाट इज मास। देखिए मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे बताइए, मास का डेफिनेशन क्या लिखा हूं कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी में कितना मैटर के अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं अपन मास। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं मास की यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट तो होता है किलोग्राम। याद रखिएगा, किलोग्राम मास का एसआई यूनिट होता है, यानी मास का यूनिट होता है किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द यूनिट ऑफ किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। अगर मैं मास की बात करूं तो क्या मास चेंज हो सकता है? नहीं, मास नॉट विल बी चेंज एनीवेयर। मास कहीं भी चेंज नहीं होगा एनीवेयर, मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। मास चाहे आप कहीं भी चले जाइए, मास में कोई चेंजेस नहीं आएगी, मास चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि मास इज कंजर्व, यानी जो मास होता है ना वो कंजर्व होता है, यानी कभी चेंज नहीं हो सकता। मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना हम चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसी से बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी स्टेटमेंट से बना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी कंजर्व पॉइंट से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो याद रखिएगा यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं मास की बात करूं तो मास का एसआई यूनिट केजी हो गया। ये जो आप मास देख रहे हैं ना, ये चाहे कहीं भी आप चले जाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज होगा नहीं। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, तो जो मास होता है ना, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा, मास स्केलर क्वांटिटी होती है। बस इतना पॉइंट आपको नॉलेज होनी चाहिए मास के बारे में, यानी मास के बारे में इतने पॉइंट आपको आने चाहिए ही चाहिए। बस अब मास हो गया, अब इसके बाद वेट की बात करेंगे। इंक ले लूं, ठीक है, इतना लिखिए पहले। अब आइए अब बात करते हैं कि वेट क्या होता है। मास के बारे में डिटेल समझ गए आप, अब वेट पे आते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप, वेट क्या होता है बताइए बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वेट क्या होता है, द फोर्स exerted by gravity, exerted by gravity on an object। क्या लिखा हूं मैं, द फोर्स exerted by gravity on an object। देखिए ध्यान से देखिए, द फोर्स exerted by gravity on an object is known as या is called weight। इसको हम वेट बोलते हैं। अब सुनिए इसके बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? सिंपल, ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा? इसके पीछे रीजन क्या है? पता है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ये अर्थ है ना, इसके अंदर है ग्रेविटी, और ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है, एक्सर्ट कर रही है, अपने फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, और अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो अपने तरफ जिस फोर्स से इसको खींच रही है, जिस फोर्स से, उसी फोर्स को नाम हम देते हैं वेट। यानी वेट एक तरह का फोर्स है, राइट। इसीलिए इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट केजी नहीं होता। यानी इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट।
द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाता है उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वेट नाम देते हैं। वेरी गुड। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। बस मेरा नोट बेस्ड बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा उसी को बार बार एमआर करो, बस कहानी खत्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। अगर मैं बात करूं वेट का ही कि इसके एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन माय डियर। और वेट का यूनिट एक और होता है, देखिए वेट का फार्मूला होता है m इंटू जी। ये जो देख रहे हैं ना जी, इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अर्थ। अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी जी की वैल्यू अगर मैं मून की बात कर दूं, मून चंद्रमा, तो चंद्रमा पे इसकी वैल्यू होती है जी का मान g/6, याद रखिएगा मून पे। अब ये वेट है, ये जो m देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे मास। अगर मैं यहाँ से यूनिट निकालना चाहूँ इसका, तो इसका यूनिट W इक्वल टू mg है ना, तो m का हो गया किलोग्राम, g का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो इसका यूनिट ये भी होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक न्यूटन, दोनों। तो यहाँ आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा वेट। अच्छा, वेट चेंज हो सकता है, मैंने अभी कहा मास नॉट विल बी चेंज एनीवेयर, बट वेट विल बी चेंज प्लेस टू प्लेस, डिपेंड करता है कि कहाँ है वेट। जैसे एग्जांपल, अर्थ पे वेट होता है आपका, वेट ऑन द अर्थ अगर मान लीजिए W है, तो वेट ऑन द मून, अगर मैं मून की बात करता हूँ कि मून पे वेट कितना हो जाएगा, तो W/6। अगर अर्थ पे वेट है W, तो मून पे जाएंगे ना तो W/6 हो जाएगा। यानी अर्थ पे अगर 60 न्यूटन का फोर्स ला के अर्थ हमको खींच रही है, तो जब हम मून पे जाएंगे तो मून पे 10 न्यूटन फोर्स ला के हमें वो खींच पाएगी, 60 न्यूटन से नहीं खींच पाएगी, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं मून पर वेट W/6 होता है और अर्थ पे W। अब मैं बात करूं कि वेट जो होता है कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, ये समझ में आ गया, वेट चेंज हो सकता है। वेट कौन सी क्वांटिटी है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई पूछे वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, व्हाई, व्हाट रीजन बिहाइंड इट, आखिर वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वेट के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, देखिए। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यही रीजन है कि वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई होप कि आप वेट के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक ना, और मास के बारे में समझ चुके होंगे। यही सब इनके डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिखिए फिर। आइए अब पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस occupied by the space occupied by substance, the space occupied by substance is known as वॉल्यूम। क्या लिखा हूं मैं, वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, उसी को बोलते हैं, घेर रहा है या ले रहा है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अगर मैं सिंपल में इसको लिखना चाहूँ तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इसको हम वी से लिखते हैं। अगर मैं इसका फार्मूला की बात करूं तो V इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना वो L इंटू बी इंटू एच होता है। दिस इज द फार्मूला वॉल्यूम। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, तीनों अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा मीटर का क्यूब, यानी इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब। आप देख सकते हैं इट इज द यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। आपने देखा वॉल्यूम होता क्या है, आपने देखा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपने देखा वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपने देखा वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, इसी को ऐसा यूनिट बोल सकते हैं मीटर क्यूब, राइट। अब सुनिए, आपने देख लिया कि वॉल्यूम के बारे में कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है सब्सटेंस उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं।
और वॉल्यूम का ये आपका यूनिट हो गया। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात कर दूँ, फिजिक्स में यूज करेंगे आप, कि इसकी डायमेंशन को होगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब को हम मीटर बाई डिस्टेंस है तो एल, एल का पावर क्यूब, तो एल क्यूब ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ये रहा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में आई होप आप समझ चुके होंगे। इसको लिखिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में पढ़ लिया कि वॉल्यूम क्या होता है और कैसे लिखते हैं और फार्मूला क्या है। अब कुछ यूनिट, इम्पोर्टेंट यूनिट यूज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट यूज करना है, एकदम ध्यान से लिखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1 लीटर में कितना ml होता है, हाउ मेनी ml इन 1 लीटर। मैं आपसे कहूँ हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब इन 1 लीटर। मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप क्या बताएंगे तीनों का आंसर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और स्टूडेंट इसी को मिस कर देते हैं और जैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है ना, ऑन द स्पॉट फंस जाते हैं और फिर वहां छोड़ना ही पड़ जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो बताइए 1 लीटर में कितना ml, तो ये होता है 1000 ml, हर एक बंदे को पता है। मैं कहूँ 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब, तो ये होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। याद रखिएगा 1 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यही तो भूलते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे कहूँ 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वाई, बिकॉज आप याद रखिएगा 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर 1000 ml। यानी मैं लिख सकता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml, या मैं लिख सकता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब, याद रखिएगा ये पॉइंट, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हैं ना आप, ऐसे। तो ये आपके वॉल्यूम के कुछ इंपोर्टेंट यूनिट हो गए, इसको लिख लीजिए। आई होप लिख चुके होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब डेंसिटी के बारे में जानेंगे। वॉल्यूम जान गए ना, अब डेंसिटी देख लीजिए। अब डेंसिटी क्या होती है, मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी होती क्या है, तो क्या बताएंगे इसके बारे में आप। ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन इसका यूज बहुत बड़े स्तर पे भी होती है, ये नहीं समझते हैं स्टूडेंट। बताइए डेंसिटी क्या होती है। याद रखिएगा इट इज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम, ये मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। हेंस इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डी, स्मॉल डी, या इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे या तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड नहीं। मैं डी यूज करता हूँ, डी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आप देख सकते हैं दिस इज मास एंड दिस इज वॉल्यूम, और ये आपका डेंसिटी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और वॉल्यूम का अभी आपने बताया मीटर क्यूब, तो इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट हो गया। कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे दो चीज में लिखना चाहूँ और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर मैं आपसे कहूँ डेंसिटी ऑफ वाटर बता दीजिए और डेंसिटी ऑफ मर्करी बता दीजिए, इन दोनों की डेंसिटी क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूँ डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ, इसको याद रखिएगा, ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन डेंसिटी ऑफ मर्करी जो होती है ना, वो 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर की होती है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं न्यूमेरिकल में, और इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। तो ये रहा डेंसिटी ऑफ मर्करी, ये रहा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रहा फार्मूला, ये रहा इसका डेफिनेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए डेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मैं क्वांटिटी बताते चल रहा हूँ सबका, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका डायमेंशन पूछ लूँ, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन होता है m और इसका डायमेंशन होता है l क्यूब, ऊपर लेके जाएंगे तो ml-3, दिस इज द डायमेंशन, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो डेंसिटी के बारे में ऑल अबाउट नॉलेज आपको दे दिया, बस इतना आप प्रैक्टिस करिए, फिर अब आगे टॉपिक बात, इसको लिखिए। देखिए अभी मैंने आपको मास बता दिया, वेट बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, इनके बारे में बता दिया, डेंसिटी बता दिया, 4 पॉइंट बता दिया ना। अब पांचवा पॉइंट आपके सामने है टेम्परेचर।
आइए टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। देखिए टेम्परेचर, मैं आपसे कहूँ टेम्परेचर क्या होता है, तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप क्या बताएंगे? बताइए टेम्परेचर क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर क्या होता है। देखिए जो टेम्परेचर होता है ना, ये हॉटनेस कोल्डनेस के बारे में बताता है हमें कि कोई भी चीज़ कितना हॉट है या कोई भी चीज़ कितना कोल्ड है, यानी इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, एक मिनट। हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर क्या बताता है, कि हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। यानी इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये क्या मेजर करता बताइए, कोई चीज़ कितना हॉट है या कोई चीज़ कितना कोल्ड है, इसको मेजर करता है टेम्परेचर। ठीक है, अब आप समझ गए टेम्परेचर के बारे में। तो जो टेम्परेचर होता है ना, इसके स्केल होते हैं, स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं। एक होता है इसको बोलते हैं सेल्सियस, एक जिसको बोलते हैं अपन फ़ारेनहाइट। एक मिनट रुकिए, इसको सही से बनाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला लेक्चर दिखा दोगे। अभी मैंने आपको बता दिया वेट क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं है लेकिन जितना है उतना बेस्ट है। देखिए टेम्परेचर के बारे में इतना ही नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, फिर इतना आपका दिमाग में एकदम सेट। अब देखिए टेम्परेचर क्या होता है, इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करके बताता है कि कोई चीज़ कितना हॉट है या कोई चीज़ कितना कोल्ड है। अब देखिए अगर मैं स्केल की बात करूँ ना, टेम्परेचर स्केल, अगर मैं टेम्परेचर स्केल की बात करूँ, इसके 3 स्केल होते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला जिसको बोलेंगे सेल्सियस, सेकंड फ़ारेनहाइट, थर्ड आपका होता है केल्विन। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो होती है केल्विन। याद रखिएगा, केल्विन को बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये आपका एसआई यूनिट होता है। अब सुनिए, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को एफ, केल्विन को केस लिखते हैं। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन बताया वैज्ञानिकों ने, इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा और एक फार्मूला बनेगा, और उस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, आसानी से कर सकते हैं कन्वर्ट। और स्टूडेंट यही ध्यान नहीं देते हैं और इसी को याद नहीं करते हैं, और जब तक ऐसा नहीं करते ना तब तक वो फंसे रहते हैं। अब क्या करना है, इनमें रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन, अगर मैं रिलेशन लिखूं, रिलेशन बिटवीन सी एफ के, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5। बस ये रिलेशन है और ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। ये फार्मूला रिलेशन आप याद करिए। अगर ये फार्मूला रिलेशन आप याद कर लेते हैं तो ऑन द स्पॉट आप सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, यानी किसी को किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, और आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस पर क्वेश्चन कौन सा पूछता है। तो आई होप कितना लिख चुके होंगे, चलिए देख लीजिए। अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, देखिएगा। देखिए फार्मूला मिल गया C/5 F माइनस 32/9 और K माइनस 273/5। अगर मैं सेल्सियस केल्विन को एक साथ ले लूँ तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5, 5 से 5 कट गया, यानी सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273 बचा। अब ये फार्मूला बन गया केल्विन सेल्सियस के बीच में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है, इस 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए कि केल्विन में कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 27 यहाँ रख देना है बस,
और जैसे 27 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे के माइनस 273 है, देखिए, और इस 273 को इधर लाएंगे तो 27 ये प्लस हो जाएगा 273, और जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। देखिए, लीजिए आ गया, यानी 27 डिग्री सेल्सियस को हम 300 केल्विन लिखते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन एंड केल्विन इनटू सेल्सियस। अगर मैं इस केल्विन की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो सेल्सियस आ जाएगा, समझ गया ना। यानी अगर मैं इस केल्विन की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो सेल्सियस आ जाएगा, और सेल्सियस का मान यहाँ रखूंगा तो केल्विन आ जाएगा। उसी तरह फ़ारेनहाइट के साथ कर सकते हैं आप। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट टेम्परेचर एट विच सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, व्हाट टेम्परेचर एट विच सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए आप, वो कौन ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस एट द टाइम एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट आई हैव आइडिया बिकॉज आई एम अ टीचर। कैसे, देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए फ़ारेनहाइट सेल्सियस की बात कहते हैं, ये दोनों लेंगे हम। देखिए C/5 F माइनस 32/9 बोला है, वो कौन ऐसा टेम्परेचर जिसपे सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, तो लेट वो टेम्परेचर एक्स। जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लेट कर लेते हैं, टेम्परेचर जो है ना वो टेम्परेचर आपका एक्स है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस फ़ारेनहाइट इक्वल होगा, वो टेम्परेचर एक्स मान लिया। अब जहां जहां C और F है वहां एक्स पुट कर दो, और जैसे एक्स पुट करेंगे तो बताइए क्या दिखाई देगा। आप देख सकते हैं C/5 F माइनस 32/9 है, सेल्सियस की जगह पे एक्स रखिए तो x/5 इक्वल टू एक्स माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 9x जा 9x, ये 5x माइनस 32 पचे होगा 160। अब ये 5x को इधर लाएंगे तो 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। 9x में से 5x गया तो बचेगा 4x माइनस 160। इसको काट दीजिए तो x का मान -40 आ गया। यानी -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो फ़ारेनहाइट में भी -40 फ़ारेनहाइट, यानी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट ये दोनों सेम है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है, -40। आप देख सकते हो, बहुत फेमस पॉइंट है ये, बहुत फेमस न्यूमेरिकल भी है एक तरह का, और ये ऑलरेडी एग्जाम कंपटीशनों में आता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं, आएगा ही कंपटीशन में जब इस टाइप का है। तो ऐसे आप टेम्परेचर के बारे में समझ गए, टेम्परेचर को कैसे सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस इसमें कन्वर्ट करना है, इसके बारे में डिटेल्स आपको नॉलेज मिल गया। तो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो में मास समझ गए, वेट समझ गए, ये सब समझ गए। अगर आप ये समझ चुके होंगे सब के सब, अगर आपको अच्छा लग गया होगा ये पूरा वीडियो, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, 3, 4, 5 टॉपिक, बहुत कम टाइम का होगा और आपका नॉलेज ग्रो करेगा। और उसको अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो बहुत आगे भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये पार्ट 3 था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। पार्ट 4 जल्दी लेके आने वाला हूँ। ओके, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपको समझ में ना आए। ओके।